हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, हम लोगों ने इसके पहले एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर देखा है जिसमें 80 सेट टोटल 80 सेट का वीडियोज आपको दिया जा चुका है। दोस्तों उसे देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन देखने के बाद आप एक काम करिएगा कि क्वेश्चन किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से और उस सब्जेक्ट के किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उसका एनालिसिस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि पिछला पेपर ही आपको बताएगा कि आपको जीके यानी स्टैटिक जीके या जीएस की तैयारी किस तरह से करनी है। क्योंकि अगर पिछला पेपर आपका तैयार नहीं होगा, पिछले पेपर को अच्छे से एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप जीके को सही से ज़्यादा, जीके में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों आज जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये हमारा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। अब दोस्तों हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर जो है, प्रीवियस ईयर का पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे और हर प्रैक्टिस में दोस्तों आपके जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, समझ लीजिए कि प्रीवियस ईयर का पेपर का एनालिसिस करने के बाद ही ये क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन मिल सके। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इसी तरह से आपका जब तक एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपका हो नहीं जाता है तब तक आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जीके या जीएस में स्कोर कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। क्योंकि दोस्तों एनटीपीसी में जिसने ये CBT 1 और CBT 2 दोनों में जीएस का क्वेश्चन जिसने ज़्यादा से ज़्यादा कर लिया उसका सिलेक्शन पक्का है, इतना मान के चलिए। तो ठीक है दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों चैनल अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो दोस्तों आपको पता है कि नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है उसके रूप में कार्य करते हैं प्रधानमंत्री। उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा ये नीति आयोग जो था ये बना किस आयोग को तोड़ करके था? तो दोस्तों पहले जो योजना आयोग था, योजना आयोग जो था जिसकी स्थापना दोस्तों 1950 में की गई थी, इसी के स्थान पर नीति आयोग बना। और दोस्तों आपसे ये भी पूछता है कि नीति आयोग जो बना था तो इसका कब गठन किया गया था? तो दोस्तों नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। इतना आप इसके बारे में, नीति आयोग के बारे में याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। दोस्तों आपसे ये पूछ रहा है कि बल हो गया यानी फोर्स हो गया और विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, इसका जो ये गुणनफल होता है ये क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसके गुणनफल को कार्य कहा जाता है। दोस्तों कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, ये याद रखिएगा। और ये जिसमें दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपके रेलवे में कहीं न कहीं पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कि कार्य जो होता है, कार्य शून्य भी हो सकता है अगर विस्थापन 0 हो गया। जैसे अगर कहा जाए कि दोस्तों कि कोई व्यक्ति A बिंदु से चलना शुरू करता है और बिंदु B पर ये जाता है, फिर B से ये रिटर्न होकर के A पे चला आता है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट यानी जो विस्थापन होगा दोस्तों वो 0 हो जाएगा। और विस्थापन अगर 0 हो गया दोस्तों तो कार्य भी उसका 0 हो जाएगा। तो कभी कभी आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें इकाई है जो 0 हो सकती है? तो कार्य जो होता है दोस्तों वो 0 भी हो सकता है यानी शून्य भी हो सकता है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस जानवर में पित्ताशय नहीं होता है? दोस्तों ये गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा ये प्रिंट लिखने में। तो इसमें दोस्तों ये पित्ताशय होता है। दोस्तों पित्ताशय जो है किसमें नहीं होता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें याद रखिए घोड़ा जो होता है, घोड़ा में पित्ताशय नहीं होता है। घोड़ा में दोस्तों पित्ताशय नहीं होता है। और दोस्तों घोड़ा के साथ साथ चूहा जो होता है, इन दोनों में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। इनको याद रखिएगा दोस्तों, और ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो दोस्तों कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो दोस्तों वो है पारा। पारा जो है दोस्तों ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। और दोस्तों इसके अलावा याद रखिएगा कि पारे के अलावा ब्रोमीन भी जो होता है ये भी द्रव अवस्था में होता है। इन दोनों को याद रखिएगा और दोनों को बना करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था। तो दोस्तों भारत में अंग्रेजों ने जिस पहले किले का निर्माण किया था वो आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों पहला जो किला था वो फोर्ट सेंट जॉर्ज किला था, अंग्रेजों द्वारा निर्मित। याद रखिएगा दोस्तों, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला था जो ये अंग्रेजों ने पहला किला निर्मित किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्लेडा रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो दोस्तों ब्लेडा जो रेगिस्तान है वो पोलैंड देश में स्थित है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये आपके एनटीपीसी का ही सीधे सीधे रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ब्लेडा रेगिस्तान, और ये कई बार पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों एक चीज़ ये भी पूछा जाता है आपसे कि विक्टोरिया जो मरुस्थल है वो कहाँ पे है। विक्टोरिया मरुस्थल हो गया दोस्तों, और एक है दोस्तों इसी में गिब्सन और एक है सिम्पसन। ये सिम्पसन, ये जो तीनों है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये तीनों मरुस्थल कहाँ पे है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक जो थे ये सुभाष चंद्र बोस जी थे। सुभाष चंद्र बोस ने ही दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और दोस्तों ये भी पूछता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष किया था। तो 1939 में किया था। और दोस्तों ये क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में ये भी बनता है कि सुभाष चंद्र बोस जो थे 1938 में और 1939 दोनों में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। पहला वाला जो 1938 वाला हुआ था दोस्तों ये हरिपुरा में हुआ था, हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। और जो 1939 है ये हुआ था त्रिपुरी में। तो ये दोनों याद रखिएगा, इस दोनों के अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ करके आपको कंफ्यूज किया जाता है। इसमें कह रहा है दोस्तों मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो दोस्तों मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में जो संविधान है दोस्तों, इस वर्तमान संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हो गई हैं। बाद में इसमें 4 अनुसूची और जोड़ दी गई थी। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में 12 है, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय जो था 26 जनवरी 50 को जब लागू किया गया था तो उस समय केवल 8 अनुसूचियां थीं, बाद में 4 जोड़ी गई थी। इनको याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे अभी मैं पूरा डिटेल्स इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ आपको, अनुसूचियों के बारे में। और न बताने का रीज़न है क्योंकि जब मैं इसको टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा तो उसमें जब पढ़ाऊँगा तो पूरा डिटेल्स में पढ़ाऊँगा कि पहली अनुसूची से लेकर के 12वीं अनुसूची तक इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, कितने भाग हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताऊँगा। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि दोस्तों ये अब आपका प्रैक्टिस सेट है तो आपको जल्दी जल्दी केवल क्वेश्चन देखना है, बाकी जो होगा दोस्तों आगे उसके बारे में बताया जाएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है। दोस्तों इसमें पूछ रहा कि पारे का अयस्क कौन सा है। तो दोस्तों पारे का जो अयस्क होता है वो है दोस्तों सिनेबार। सिनेबार जो होता है दोस्तों ये पारे का अयस्क है। और आपके रेलवे एनटीपीसी में ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों इसमें याद रखिए ये बॉक्साइट और ये कोरंड, ये दोनों जो है दोस्तों ये एल्युमिनियम के अयस्क होते हैं और ये भी दोनों आपसे पूछे गए हैं। और इसमें दोस्तों जो दिया गया हेमेटाइट, ये हेमेटाइट जो है दोस्तों ये लोहा का अयस्क है। तो इसमें जितने चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको रट्टा मार जाइएगा और ये कई बार पूछे गए हैं। खास करके ये बॉक्साइट वाला तो कई बार पूछा गया है दोस्तों, सदाबहार क्वेश्चन है, हमेशा आते रहता है। तो बॉक्साइट और कोरंड जो है ये एल्युमिनियम के अयस्क होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों ये पूछ रहा है यूरोप की सबसे लंबी नदी। तो दोस्तों यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी है वोल्गा नदी।
तो इसको याद रखिएगा कि यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो वोल्गा नदी है। और दोस्तों अगर पूछेगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी होती है। और दोस्तों इसी तरह से अगर पूछता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन नदी है। तो दोस्तों इसमें कन्फ्यूज मत होना, ये यूरोप के बारे में पूछा है तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है ये वोल्गा नदी है। और दोस्तों इसी तरह से अगर पूछेगा विश्व की सबसे लंबी नदी तो वो नील नदी होगी, और विश्व की सबसे बड़ी नदी के बारे में पूछेगा तो वो अमेजन नदी होगी। तो ये आप याद रखेंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसरो का पूर्ण रूप क्या है। और दोस्तों ये आपके एनटीपीसी में इसरो से संबंधित कई क्वेश्चन आ चुके हैं और हमेशा पूछा जा रहा है, और इस फुल फॉर्म का एक क्वेश्चन तो आपसे हमेशा एनटीपीसी के हर सेट में मिलता है। तो फुल फॉर्म का दोस्तों जो भी अच्छे अच्छे संस्थान हैं उनका तैयार रखिएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। इसरो का पूर्ण रूप होता है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों इसके इसरो के बारे में पूरी जानकारी दोस्तों मैं इसके पहले जो प्रीवियस ईयर का पेपर करवाया हूँ, पीवाईक्यू जो करवाया हूँ, उसमें जहाँ भी इसरो आया है, इसकी स्थापना कहाँ हुई है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में मैंने वहाँ पे बताया है। तो प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिएगा पहले, उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट देखिएगा, तभी आपको अच्छा लगेगा दोस्तों और समझ में भी आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे। दोस्तों ये आपसे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव, दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये महासचिव पूछ रहा है, ये अध्यक्ष के बारे में नहीं पूछ रहा है, वरना जल्दीबाजी में लगा करके गलत करके चले आएंगे। तो दोस्तों इसके जो प्रथम महासचिव थे वो एयो ह्यूम थे, इसको याद रखिएगा। और एयो ह्यूम ही इसके संस्थापक भी माने जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इसके संस्थापक थे और महासचिव भी इसके थे। और दोस्तों अगर पूछेगा कि पहली जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बम्बई में, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में WC बनर्जी भी कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था और बम्बई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष चुने गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और वही महासचिव उसी समय चुने गए थे एयो ह्यूम, और एयो ह्यूम को ही इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। इतने अभी यहाँ पे फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो मधुमक्खी होती है जब वो डंक मार देती है तो किसके घोल का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों उसमें जो होता है 1 मिनट दोस्तों, तो उसके दौरान दोस्तों कास्टिक सोडा जो होता है, इस कास्टिक सोडे का प्रयोग किया जाता है। 1 मिनट दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला लग रहा है, सॉरी दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये जो आपका है ये कास्टिक सोडा नहीं होता है, इसका बेकिंग सोडा है, मुझे पहले कन्फ्यूजन हो रहा था। तो दोस्तों याद रखिएगा जब मधुमक्खी के डंक का इलाज किया जाता है तो वो जो होता है उसको बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, घोल मिलाया जाता है। और दोस्तों याद रखिए चाहे मधुमक्खी हो गई, चाहे बर्रे हो गए, ये चाहे चींटियाँ हो गई, ये जो काटती हैं तो दोस्तों जो जलन होती है वो किसके कारण होती है, वो होता है आपका फार्मिक एसिड। वही फार्मिक एसिड आपके शरीर में डाल देती हैं जिसकी वजह से आपको जलन होने लगती है दोस्तों। तो याद रखिएगा इन सब में, चाहे मधुमक्खी हो गई, चाहे बर्रे हो गए, चाहे चींटियाँ हो गई, ये सब जितनी हैं, ये और बिच्छू हो गया, इन सब में दोस्तों जो होता है ये फार्मिक एसिड ही पाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ये पूछ रहा कि आयोजित कब किया गया था। तो दोस्तों ये जो आयोजित किया गया था क्योटो सम्मेलन जो था, ये दिसंबर 1897 में इसका आयोजन किया गया था, दिसंबर 1897 में। 1 मिनट दोस्तों,
दिसंबर 1897 में इसका आयोजन किया गया था। और दोस्तों ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ये क्योटो जो शहर है ये क्योटो किस देश में स्थित है। तो दोस्तों ये क्योटो जो है ये जापान देश में स्थित है, याद रखना जापान का एक शहर है क्योटो। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये आयोजित तो किया गया था दिसंबर 1997 में, लेकिन ये लागू कब हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा ये लागू किया गया था 2005 में। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन चुका है आपके रेलवे में कि क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो हुआ था 1997 में वो लागू कब हुआ था। तो 2005 में ये लागू हुआ था और क्योटो जो है ये जापान में स्थित है। अगला क्वेश्चन तो नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो दोस्तों नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये सदाबहार क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। नींबू में जो होता है दोस्तों सिट्रिक एसिड होता है। और दोस्तों आप याद रखिएगा सिरका जो होता है सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। और इसी तरह से दोस्तों ये लैक्टिक एसिड जो होता है, लैक्टिक एसिड दोस्तों दूध में भी पाया जाता है और दही में भी पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो आपका ऑक्सैलिकम है, ऑक्सैलिकम दोस्तों टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में जो होता है दोस्तों ये जो खट्टापन आप टमाटर खाते हैं लगता है वो लैक्टिक एसिड ही होता है। और दोस्तों इसी तरह से लैक्टिक एसिड जो है पालक में भी पाया जाता है, जो पालक का साग आप खाते हैं उसमें भी लैक्टिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। तो इतना याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया, चारों ऑप्शन दोस्तों आपसे कई बार पूछे गए हैं, तो ये चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं, इनको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व गौरैया दिवस जो है ये भी आपसे कई बार पूछा गया, तो इसको याद रखिएगा। विश्व गौरैया दिवस जो है ये 20 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों इसमें जो दिया गया है एक ऑप्शन 5 जून, ये आपसे कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, जिसको याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस। और ये सदाबहार क्वेश्चन है, हमेशा आते रहता है, और ये गौरैया दिवस भी कई बार पूछा गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। तो दोस्तों रेगुर मिट्टी किसको कहा जाता है। तो जो काली मिट्टी होती है दोस्तों इसी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा इस काली मिट्टी को रेगुर के अलावा भी अन्य कई नामों से जाना जाता है। इसी को दोस्तों कपास मिट्टी भी कहा जाता है। और कपास मिट्टी इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि कपास का उत्पादन इसमें सबसे ज़्यादा होता है। और दोस्तों ये भी पूछता है कि काली मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र और गुजरात वाले इलाके में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, महाराष्ट्र और गुजरात वाले इलाके में, और यहीं पे सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन भी होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था। यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि भारत का जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है उसका गठन कब किया गया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो गठन किया गया था 28 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसका भी जो गठन किया गया था, भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसका भी गठन दोस्तों 1950 में किया गया था। तो ये दोनों याद रखिएगा, भारत का उच्चतम न्यायालय और भारत का निर्वाचन आयोग, इन दोनों का गठन 1950 में हुआ था। और ये दोनों सॉरी दोस्तों, और ये दोनों क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में सीधे सीधे पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों इसमें जो दिया गया है ये जान लीजिए कि 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1949। तो दोस्तों ये 26 जनवरी जो 1950 है इसी दिन आपका संविधान लागू किया गया था। और दोस्तों 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली थी, भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बने थे। अगला दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयबजी जी थे।
और ये भी आपकी एनटीपीसी का रिपीट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, रिपीट हुआ है दोस्तों कई बार। और दोस्तों इसमें मोहम्मद इकबाल जी के बारे में याद रखिए, जो आप सारे जहां से अच्छा जो गीत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो लिखा था ये मोहम्मद इकबाल साहब ने ही लिखा था, और ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? दोस्तों ये पूछ रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच दिया गया है। और दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, आपके रेलवे एसएससी में कई बार आया हुआ, तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों बाकी जो फैक्ट दिए गए हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18, ये दोस्तों समानता का अधिकार है। किसका? समानता का अधिकार है ये। और दोस्तों 19 से 21 जो दिया गया है ये स्वतंत्रता का आपका अधिकार दिया गया है। और इसी तरह से दोस्तों 23 से 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। और ये 25 से 28 आपका ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये चारों रट्टा मार के रखिएगा, ये चारों आपसे दे देता है आर्टिकल और आपसे पूछता है कि कौन किस स्वतंत्रता को इंगित करता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा परमाणु जो संयंत्र है ये तारापुर है। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इनके बारे में पूछता है कि कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। जैसे दोस्तों ये तारापुर जो परमाणु संयंत्र है ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, और किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है, महाराष्ट्र में है। इसी तरह से दोस्तों ये आपसे पूछता है कि रावत भाटा कहाँ पे है? तो रावत भाटा दोस्तों ये राजस्थान में है। इसी तरह से दोस्तों ये कैगा कहाँ पे है? तो कैगा जो है दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में है। इसी तरह से नरौरा जो है दोस्तों कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। नरौरा जो है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में है। इतना दोस्तों ये फैक्ट याद रखिएगा, ये अक्सर पूछे जाते हैं, और किस राज्य में है ये क्वेश्चन तो आपसे बनता ही बनता है। तो इसको भी ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी रट्टा मारने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में शामिल मौलिक अधिकारों को किस देश से ग्रहण किया गया है? तो दोस्तों भारत जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं संविधान में वो किस देश से लिए गए हैं दोस्तों? तो दोस्तों ये जो मौलिक अधिकार हैं आपके ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों याद रखिएगा जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके रेलवे में कई बार है, सदाबहार क्वेश्चन है दोस्तों, ये अक्सर पूछे ही जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों वो किस देश से लिया गया है? तो वो सोवियत संघ से लिया गया था, जो टूट करके वर्तमान में केवल रूस बचा हुआ है। और दोस्तों ये भी पूछता है कि हमारी भारतीय संविधान की जो संसदीय व्यवस्था है, हमारे वहाँ जो संसदीय व्यवस्था ली गई है, ये संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ये ब्रिटेन से ली गई है। इतना दोस्तों याद रखिएगा, और ये कई बार पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिए, खासकर ये मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और संसदीय व्यवस्था के बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? दोस्तों भीमबेटका जो गुफाएं हैं ये कहाँ स्थित हैं दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सदाबहार क्वेश्चन है, अक्सर आते रहता है कि ये भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन और बनता है इसी तरह से आपका कि जो महाराष्ट्र में स्थित गुफाएं हैं उनके बारे में दोस्तों, इसीलिए पूछता है कि एलोरा की जो गुफा है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो जो है दोस्तों एलोरा की गुफा जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष में घटित हुई थी? तो दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती जो थी ये 1925 में घटित हुई थी। दोस्तों तो काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी ये 1925 में हुई थी। और दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती के बारे में ये पूछा जाता है
कि कुछ लोगों को फांसी दी गई थी। जैसे दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल जी जो थे, राम प्रसाद बिस्मिल, इन राम प्रसाद बिस्मिल जी को किस स्थान पे फांसी दी गई थी ये पूछा जाता है। तो इनको दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में फांसी दी गई थी। और दोस्तों इसी प्रकार पूछता है कि अशफाक उल्ला खां जो थे, अशफाक उल्ला खां, इनको कहाँ पे फांसी दी गई थी? तो दोस्तों इनको फैज़ाबाद में फांसी दी गई थी। ये इन दोनों लोगों को याद रखिएगा, ये लोग काफ़ी इस घटना से पॉपुलर थे, इनके बारे में क्वेश्चन बनता है। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये जो काकोरी स्थान है ये कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों जो काकोरी स्थान है ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में ये पड़ता है दोस्तों, काकोरी स्थान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईमेल का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों ईमेल का जो जनक माना जाता है दोस्तों रे टॉमलिंसन जो थे, रे टॉमलिंसन को ईमेल का जनक माना जाता है। और दोस्तों इसमें जो ये नाम दिए गए हैं, चार्ल्स बैबेल और टिम बर्नर्स-ली और इवान विलियम्स, इनके बारे में भी जान लीजिए, ये लोग काफ़ी पॉपुलर हैं। पहला तो दोस्तों ये है चार्ल्स बैबेज को जो है कंप्यूटर का जनक माना जाता है। तो कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? चार्ल्स बैबेज को। और ईमेल का जनक किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन को। और टिम बर्नर्स-ली जो थे दोस्तों, ये जो WWW जो आप इस्तेमाल करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। और दोस्तों ट्विटर के जो संस्थापक थे वो इवान विलियम्स थे। तो जो ट्विटर है आपका दोस्तों, ये ट्विटर के संस्थापक थे इवान विलियम्स। तो इनके बारे में आपसे कंप्यूटर का जो एनटीपीसी में पूछता है उनके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो मैंने बताया इसको रट्टा मार के रखिएगा दोस्तों, ये अक्सर पूछा गया है इन सब के बारे में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिएगा और नहीं होगा तो इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों ये पूछ रहा कि हमारे जो शरीर होता है उसमें नमक की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों उसमें नमक की हमारे शरीर में मात्रा जो होती है 0.4% होती है। 0.4%। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके रेलवे में ही पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों ये क्वेश्चन यहीं तक था, बाकी अगला जो प्रैक्टिस से दूसरा है उसमें यहाँ से आगे से क्वेश्चन दिया जाएगा। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।